हेलो एवरीवन। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी सीजीएल की एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जिनका भी पेपर आज होगा या फिर आने वाले दिनों में जिनका भी पेपर है, सारे के सारे बच्चे इस वीडियो को गोल के पी जाना भाई। काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको हूबहू पेपर में देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास को। अगर ये क्लास आपको पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निश्चित समय अंचल पर की जाने वाली जनसंख्या की आधिकारिक गणना को क्या कहा जाता है? आकलन कहते हैं, जनसांख्यिकी गणना कहते हैं, जनगणना कहते हैं, या फिर मेरे भाई अभिलेख कहते हैं। सभी बच्चे आंसर करने का प्रयास करो कि इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। देखो, सवाल में आपसे पूछा जनसंख्या की आधिकारिक गणना। अब भाई जनसंख्या की गणना क्या कहलाती है? सभी बोल दो सर ये तो जनगणना कहलाती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में, जनगणना के बारे में। जनगणना की शुरुआत कब हुई? सर जनगणना की शुरुआत तो 1872 में हुई थी। कब हुई थी भाई? 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? मेयो के शासनकाल में। ठीक है। अगर मैं बात करता हूं भाई, अगर मैं बात करता हूं नियमित जनगणना के बारे में, अगर मैं बात करता हूं भाई नियमित जनगणना कब शुरू हुई, तो सर नियमित जनगणना की बात करते हैं तो 1881 में शुरू हुई थी, रिपन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? रिपन के शासनकाल में। जनगणना की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे भाई ये आपके संघ सूची का विषय है। किसका मेरे भाई? संघ सूची का विषय। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और मेरे भाई जनगणना से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो भाई जिन बच्चों ने अभी तक जनगणना नहीं पढ़ी, जनगणना को मेरे भाई पढ़ जाना। ऐसी कोई शिफ्ट नहीं है जिससे जनगणना से क्वेश्चन ना आ रहा हो। ठीक है। तो एक ही वीडियो में सब कुछ करवाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ मैं आपको बता देता हूँ कि जनगणना आपको पढ़नी है। बिना जनगणना के काम नहीं चलने वाला। ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल आपके सामने, खालिस्तान को 2009 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर से सम्मानित किया गया था। बताइए मेरे भाई, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला जियन डी होनूर से सम्मानित किया गया। आप बोलोगे सर ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है क्या? हाँ भाई, जैसे हमारे यहाँ पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? सर भारत रत्न। ठीक है, हमारे यहाँ पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। उसी तरीके से मेरे भाई फ्रांस में जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर। तो इससे किसको सम्मानित किया गया? आप बोलोगे सर लता मंगेशकर को सम्मानित किया गया है। किसको? लता मंगेशकर को। लता मंगेशकर की बात करें मेरे भाई तो लता मंगेशकर को भारत रत्न मिला है। सर लता मंगेशकर को भारत रत्न भी मिला था। कब मेरे भाई? 2001 में इनको भारत रत्न दिया गया था। लता मंगेशकर पुरस्कार, ठीक है, लता मंगेशकर वैसे तो एक लेडीज का नाम है, एक सिंगर का नाम है, लेकिन लता मंगेशकर के नाम से एक पुरस्कार भी दिया जाता है। और कभी कभार ये एग्जाम में पूछ लेता है भाई कि बताइए लता मंगेशकर पुरस्कार किस राज्य में दिया जाता है? तो आप क्या बोलोगे? सर लता मंगेशकर पुरस्कार मध्य प्रदेश में दिया जाता है। उसी तरीके से मेरे भाई जो कालिदास सम्मान है, वो कालिदास जो सम्मान है ये भी मेरे भाई आपके मध्य प्रदेश में दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले सवाल पर। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं भाई जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया। प्लीज़ मेरे दोस्त सारे के सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दो प्लीज़, 1 सेकंड का टाइम लगेगा। सवाल आपके सामने है, पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन खालिस्तान के नाम से भी मनाया जाता है। ईद उल फितर के नाम से, ईद उल जुहा के नाम से, रमज़ान के नाम से, मिलाद उन नबी के नाम से। पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन खालिस्तान के नाम से मनाया जाता है। एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई ये। तो पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन की बात हो रही है, मिलाद उन नबी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो पैगंबर मोहम्मद का जो जन्मदिन है उसको मिलाद उन नबी के नाम से मनाया जाता है। ये सभी को पता होना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है। मेरे भाई आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए नवरोज त्योहार किस धर्म का है? ठीक है, आपसे ये पूछ लिया जाता है बताओ नवरोज त्योहार किस धर्म का है? तो मेरे भाई नवरोज जो त्योहार है वो मेरे भाई आपके किस धर्म का है? पारसी धर्म का है। किसका मेरे भाई? पारसी धर्म का है। ठीक है, अगर मेरे भाई ठीक है आपको मेरे भाई ये बताना है कि यहूदी धर्म का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है। सभी बच्चों को बताना है यहूदी धर्म का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं भाई, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। ठीक है, मैंने अगर आपको याद है तो एक दिन बताया भी था हमारी पिछली क्लासों में। तो सभी को ये जवाब देना है कि नवरोज त्योहार तो पारसियों का हो गया, चलो ये तो ठीक है,
लेकिन यहूदियों का त्योहार कौन सा है, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है, ठीक है। तो ये कमेंट में आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, इसका जवाब आपको सभी को देना है, ठीक है। यहूदियों का प्रमुख त्योहार। अगला क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले भाई आप सभी को मैं बता दूं कि जो भी बच्चे एसएससी, एमटीएस और सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को पता है कि बिना जीके जीएस के नौकरी तो लगेगी नहीं। तो मेरे भाई आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं हिस्ट्री के क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन लेकर आया हूं। साथ में मेरे भाई टॉपिक वाइज पीडीएफ भी आपको दी जाएगी। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन मेरे भाई 2024 के लेवल के होंगे और 7 से 8 हज़ार क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। साथ में गारंटी भी ली जाएगी कि भाई 40 से 45 नंबर का मैटर आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ओनली 50 रुपये का ये पीडीएफ है। जिन बच्चों को भी चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप ये पीडीएफ ले सकते हैं ओनली 50 रुपये में, ठीक है। तो जिन बच्चों को भी चाहिए भाई ओनली 50 रुपये का पीडीएफ है, ठीक है। 7 से 8 हज़ार क्वेश्चन मिलेंगे, 40 से 45 नंबरों की गारंटी भी आपको दी जाएगी। तो ओनली 50 रुपये का पीडीएफ है, जिनको चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सअप मैसेज करके ले लेना। अगला सवाल है, भारत में लाइसेंसिंग नीति का उद्देश्य क्या है? सरकार की शक्ति को दर्शाना, क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देना, किसी क्षेत्र की पहचान बनाए रखना, या फिर भाई किसी विशेष समूह के लाभ को बढ़ावा देना, ठीक है। भाई लाइसेंसिंग नीति का उद्देश्य क्या है, तो आप क्या बोलोगे? हो सकता है कि देखो आपने ये सवाल पहली बार सुना हो, पहली बार सुना है कोई दिक्कत नहीं है, आज याद कर लो। लाइसेंसिंग नीति का उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने बी आंसर दिया उनका मजे मजे, बाकी सभी का गलत हो गया। अगला सवाल है, वुड के नीति पत्र का संबंध खालिस्तान से है। आपने पढ़ा होगा मेरे भाई वुड्स डिस्पैच, वुड्स डिस्पैच आपने पढ़ा होगा और ये कल के पेपर में पूछा भी गया था, ठीक है। वुड्स डिस्पैच कल के पेपर में पूछा भी गया था, ठीक है। तो वुड्स डिस्पैच का संबंध किससे है, तो आप क्या बोलोगे? सर वुड्स डिस्पैच या वुड्स का नीति पत्र सर ये 1854 का है, ठीक है। किसका? 1854 का। इसके समय पर गवर्नर कौन थे? इसके समय पर गवर्नर जनरल कौन थे? आप बोलोगे सर इसके समय पर गवर्नर जनरल थे आपके डलहौजी। कौन मेरे भाई? डलहौजी। और भाई वुड के नीति पत्र को मेरे भाई अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है, ठीक है। अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसको बोला जाता है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और मेरे भाई शिक्षा से इसका संबंध है, किससे मेरे भाई? शिक्षा से इसका क्या हो जाएगा? संबंध, ठीक है। तो वुड्स नीति पत्र 1854 का है, डलहौजी के समय का है। अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसको कहते हैं। ये डलहौजी अपने आप में इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। ये डलहौजी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसको 1853 में, ठीक है, इन्होंने 1853 में क्या किया मेरे भाई? भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत करी। 1853 में रेलगाड़ी की शुरुआत इसने भारत में कर दी। इसके अलावा मेरे भाई भारत में तार लाइन बिछवा दी, ठीक है। भारत में तार लाइन बिछवा दी इसी ने। इसी डलहौजी ने मेरे भाई आपके हड़प नीति लेकर आ गया। कौन सी मेरे भाई? यही डलहौजी आपके हड़प नीति लेकर आ गया। तो ये सारी जो चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए, क्लियर है, एग्जाम में जाने से पहले। तो वुड का नीति पत्र जो है मेरे भाई किससे संबंधित है? सर ये शिक्षा से संबंधित है, क्लियर है। अगला सवाल, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश शाही स्वीकृति कब मिली? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश शाही स्वीकृति कब दी गई थी? जून 1947 में, अगस्त 1947, मई 1947 या फिर मेरे भाई जुलाई 1947? सर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की बात हो रही है, शाही स्वीकृति इसको कब मिली थी? आप क्या बोलोगे? जुलाई 1947 में, ठीक है। आप क्या बोलोगे? सर जुलाई 1947 में इसको क्या मिली थी मेरे भाई? ठीक है, क्या मिली थी मेरे भाई? शाही स्वीकृति मिली थी 1947 में, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं भाई कि जुलाई 1947 में ही आपका जो राष्ट्रीय ध्वज है ना उसको मान्यता दी गई थी। किसको मेरे भाई? राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता दी गई, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता दी गई थी, ये बात आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में आ सकती है, क्लियर है। अगला सवाल आपके सामने है, लेकिन अगले सवाल पर बढ़ने से पहले अभी भी भाई बहुत सारे ऐसे कंजूस बच्चे हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया। तो जितने भी ये कंजूस बच्चे हैं भाई, कंजूसी को छोड़ के प्लीज भाई वीडियो को लाइक कर दो, 1 सेकंड का टाइम लगेगा। भारत सरकार द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून खालिस्तान के अनुरूप होना चाहिए। सरकार द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून खालिस्तान के अनुरूप होना चाहिए, संविधान के अनुरूप, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार या फिर मेरे भाई निर्देशक सिद्धांत। भाई बात हो रही है सरकार के अधिनियम में प्रत्येक कानून। अब भाई सीधी सी बात है, हमारे यहाँ पर जो सारे के सारे कानून होंगे वो संविधान के अनुसार होंगे। कोई ऐसा भी कानून है कि जो संविधान के अनुसार नहीं है, ठीक है। इसका मतलब मेरे भाई राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 संविधान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
बात करें मौलिक अधिकारों की तो भाग नंबर 3 में है मौलिक अधिकार, ठीक है, भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार है। और मेरे भाई अनुच्छेद नंबर 12 से 35 में, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 12 से 35 में आपके ये मौलिक अधिकार है। नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करते तो भाग नंबर 4 में है, ठीक है, भाग नंबर 4 में है। और मेरे भाई 36 से 51 में है, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 36 से 51 में आपके नीति निर्देशक सिद्धांत है, ठीक है। तो बात हो रही भाई सरकार द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून सर संविधान के अनुरूप होना चाहिए, बात खत्म, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पोटास फिटकरी का सूत्र है? यानी कि भाई आपको तो फिटकरी का सूत्र बताना है। Na2SO4 Al2SO4 डॉट में 3 डॉट में 24SO4, ठीक है, Na2SO4 डॉट, ठीक है, Al2SO4 3 डॉट में 20H2O, K2SO4 Al2SO4 3 डॉट में 12H2O, और मेरे भाई K2SO4 Al2SO4 3 डॉट में 24H2O, ठीक है। तो मेरे भाई पोटास फिटकरी की बात हो रही है सर, Na का मतलब तो सोडियम होता है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। इसमें भी Na है, ये भी सोडियम होता है, इसका मतलब ये भी गलत। तो ये K का मतलब इसमें पोटेशियम और K का मतलब यहाँ भी पोटेशियम, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। तो मेरे भाई जो फिटकरी का सूत्र होता है ना, इसमें मेरे भाई 24 जल के अणु होते हैं। कितने मेरे भाई? 24 जल के अणु होते हैं। इसका मतलब मेरे भाई ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा? राइट आंसर हो गया। तो ठीक है, K2SO4 Al2SO4 3 डॉट में 24H2O, ये मेरे भाई पोटास फिटकरी का सूत्र होता है। अगला सवाल, 14वें उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? मार्गरेट अल्वा, जगदीप धनखड़, प्रतिभा बनर्जी या फिर मेरे भाई वेंकैया नायडू। आंसर कीजिए मेरे भाई सारे के सारे बच्चे कि भाई 14वें उपराष्ट्रपति किसको चुना गया है? मार्गरेट अल्वा, जगदीप धनखड़ या फिर मेरे भाई आपके प्रतिभा बनर्जी या फिर मेरे भाई आपके वेंकैया नायडू। तो आप क्या बोलोगे भाई? देखो बात करते हैं प्रधान, देखो 15वें राष्ट्रपति, ठीक है, 15वें राष्ट्रपति तो कौन बने हैं? आप बोलोगे सर द्रौपदी मुर्मू बनी है। कौन बनी है भाई? द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। लेकिन भाई एक सेकंड, ठीक है, अगर मेरे भाई बात करते हैं किसमें? उपराष्ट्रपति के बारे में, तो 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? जगदीप धनखड़ बने हैं, ठीक है, 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बने हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूं मेरे भाई, ठीक है, ये राष्ट्रपति के बारे में, तो कोई मुझे बता सकता है मेरे भाई कि उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है मेरे भाई कि उपराष्ट्रपति किस संविधान किस अनुच्छेद में? तो आप क्या बोलोगे? सर बात हो रही है उपराष्ट्रपति की अनुच्छेद नंबर 63 में है। किस में मेरे भाई? अनुच्छेद नंबर 63 में आपका राष्ट्रपति है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है मेरे भाई? आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय वनस्पति में पाया जाने वाला वृक्ष है? पर्वतीय वनस्पति में पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है? टीक का पेड़ है, इसके अलावा मेरे भाई सुंदरी का पेड़, चीड़ का पेड़ या फिर मेरे भाई कीकर का पेड़, ठीक है। तो पर्वतीय वनस्पति की बात हो रही है मेरे भाई। देखो CGL के लगभग हर शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सा पेड़ कौन से नेशनल पार्क में पाया जाता है, कौन सा पेड़ कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो मेरे भाई अचंबा नहीं करना अगर ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो कौन सा पर्वतीय वनस्पति पाया जाने वाला वृक्ष है? तो आप क्या बोलोगे? चीड़ का जो पेड़ है ये सर पर्वतीय वनस्पति में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। धोड़ो केशव कर्वे एक प्रख्यात भारतीय थे जिन्होंने खालिस्तान का समर्थन किया था। जातिगत मानदंडों को मजबूत करने का, बाल विवाह की अनुमति लेने का, विधवा पुनर्विवाह पर रोक लगाने का या फिर मेरे भाई महिला शिक्षा के प्रसार करने का। अब सीधी सी बात है भाई, देखो कोई आदमी गलत काम करेगा तो उसका नाम क्या इतिहास में लिया जाएगा? क्या नहीं लिया जाएगा, ठीक है भाई। कुछ एक अपवाद होते हैं जिनका लिया जाता है, लेकिन फिर भी हम उसी आदमी को याद रखते हैं जिन्होंने कोई अच्छा काम किया हो, ठीक है। देखो मेरे भाई यहाँ पर देखो, विधवा पुनर्विवाह पर रोक। अरे भाई रोक कौन लगवाएगा? सब तो चाहते थे ना भाई विधवा पुनर्विवाह लागू हो जाए, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने तो इसके लिए प्रयास भी किए थे, मतलब ये गलत हो गया। बाल विवाह की अनुमति, क्या बाल विवाह कोई अच्छी बात है? क्या भाई जो अनुमति लेने वाले को याद करेंगे? इसका मतलब सर ये भी गलत हो गया। जातिगत मानदंडों को, अरे भाई जातिगत मानदंडों, भाई कोई भी चीज जातियों को मजबूत करना कि भाई तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू जैन है, ऐसी चीजों को भाई मजबूत करने का ये कोई अच्छा काम थोड़ी है भाई, ठीक है। जाति प्रथा खत्म होनी चाहिए, इसका मतलब ये मामला भी गलत हो गया। महिला शिक्षा के प्रसार करना, सीधी सी बात है भाई, लड़कियों को पढ़ाना लिखाना चाहिए, तो महिला शिक्षा को प्रसार करना एक अच्छा काम है सर ये, ठीक है। तो यही काम किससे संबंधित भाई? धोंडो केशव कर्वे से, ठीक है। तो कभी कभार जब किस्मत अच्छी होती है ना तो ऐसे क्वेश्चन वो दे देता है, ठीक है।
लेकिन भाई बहुत सारे बच्चे माइंड नहीं लगा पाते, वो तुक्का मारने का प्रयास करते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे माइंड नहीं लगाते, वो तुक्का मारने का प्रयास करते हैं और ऐसी कंडीशन पर उसका गलत हो जाता है। सीधी सी बात है भाई, आप ही सोचो, आज मैं कोई जात पात के बारे में कोई बात कर लूँगा, क्या कोई मुझे याद रखेगा? नहीं रखेगा। आज मैं ये सरकार से ये अपील करूँ भाई बाल विवाह तो होना ही चाहिए, कोई अच्छा काम है भाई, मैं भारत रत्न मिलेगा मेरे को? नहीं मिलेगा ना, सीधी सी बात है, गलत काम है। विधवा पुनर्विवाह पर अगर मैं रोक लगा दूँ, तुम लोग मेरे को याद रखो भाई, गाली और दोगे मेरे को ठीक है, गालियाँ और निकालोगे भाई मेरे को, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो अच्छा काम करते हैं उसी को याद रखेंगे। महिला शिक्षा का प्रसार, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। मई 2022 में भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ठीक है, भारत के नए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, टीवी सोमनाथ, राजीव कुमार या फिर मेरे भाई राकेश मिश्रा, ठीक है। तो भारत के नए विदेश सचिव किसको बनाया गया मेरे भाई? विनय मोहन क्वात्रा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या होगा? राइट आंसर, ठीक है। जिन बच्चों ने एक आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का गलत। तो ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसको छोड़ते हैं, इस पे आ जाए। गुड़ी पड़वा त्योहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है? ठीक है, तो मेरे भाई गुड़ी पड़वा के बारे में आपको 1000 बार बता चुका हूं कि गुड़ी पड़वा का जो त्योहार है ये मेरे भाई महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ठीक है। जो पोला त्योहार है ये भी भाई महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों में मनाया जाता है। जो गणेश चतुर्थी है वो भी मेरे भाई यहीं की फेमस, ठीक है, गणेश चतुर्थी, ठीक है। तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का है, पोला महाराष्ट्र का, गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र की, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई, ठीक है, महाराष्ट्र के लोक नृत्यों की बात करते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र के लोक नृत्यों की बात करें तो मेरे भाई लेजिम, ठीक है, लेजिम। इसके अलावा मेरे भाई लावणी, इसके अलावा ललिता, ठीक है, ललिता। इसके अलावा दही कला, ठीक है, दही कला। इसके अलावा पोवाड़ा, ठीक है, पोवाड़ा। इसके अलावा मेरे भाई तमाशा, तमाशा। इसके अलावा मेरे भाई गफा और मेरे भाई गोरीचा, ठीक है। तो ये इनके लोक नृत्य, ठीक है। तो फेस्टिवल मैंने बता दिए गुड़ी पड़वा, पोला और गणेश चतुर्थी, और लोक नृत्य भी मैंने बता दिए लावणी, लेजिम, ललिता, दहीकला, पोवाड़ा, तमाशा, गफा, गोरीचा, ये इनके लोक नृत्य। क्लियर है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र चालुक्यों की राजधानी थी? कोलार, कांचीपुरम, एहोल या फिर मेरे भाई आपका रायचूर। आसानी क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है, आसानी क्वेश्चन है। अगर कोई बच्चा ये बोले कि सर हमको तो इसका आंसर आता ही नहीं है, तो इसका मतलब मेरे भाई फिर आपने पढ़ा नहीं है अच्छे से, ठीक है, वरना आपको आना चाहिए। तो मेरे भाई चालुक्यों की राजधानी की बात हो रही है, सर चालुक्यों की राजधानी कौन थी? एहोल थी, ठीक है, एहोल थी, ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, मुझे ये बताना है चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको कमेंट में जवाब देना, ठीक है। अब तक मैंने आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, ठीक है, अब तक मैंने आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन छोड़ दिए। तो ये क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ कि चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है। ये क्योंकि मैंने बता रखे हैं आपको, ये मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये मैंने आपको बता रखे हैं। निम्नलिखित में से किस खेल को पहले पूना के नाम से जाना जाता था? बताइए भाई, कौन सा ऐसा खेल है जिसको पहले पूना के नाम से जानते हैं? खो खो, वॉलीबॉल, बेसबॉल या फिर मेरे भाई आपका बैडमिंटन, ठीक है। तो मेरे भाई देखो बात होगी, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? सर 9। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी, बेसबॉल में भी 9 खिलाड़ी। तो भाई पूना के नाम से किसको जानते थे? बैडमिंटन को जानते, ठीक है। पूना के नाम से किसको जानते हैं? बैडमिंटन को, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में आ सकती है। क्लियर है भाई, पूना के नाम से बैडमिंटन को जानते हैं। वर्षा वन में किस प्रकार की कृषि की जाती है? जो भी आपके वर्षा वन होते हैं वहां पर मेरे भाई किस प्रकार की कृषि होती है? वर्टिकल फार्मिंग होती है, वर्षाधीन कृषि होती है, कर्तन एवं दहन कृषि होती है, वेदिका कृषि होती है। तो वर्षा वनों में किस प्रकार की खेती होती है? कुछ बच्चे बोलेंगे वर्षाधीन खेती, क्योंकि तुक्का लगाएंगे भाई, सीधी सी बात है, तुक्का लगाने वाले कभी भी बाज नहीं आते, ठीक है। तुक्का लगाने वाले कभी भी अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। तो मेरे भाई कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, सर वर्षा का नाम दिया हुआ है, ऐसे करते हैं, वर्षाधीन कर देते हैं। मेरे भाई गलत हो जाएगा। वर्षा वनों में किस प्रकार की खेती होती है? कर्तन एवं दहन खेती। कर्तन एवं दहन खेती क्या होती है मेरे भाई? मान लो ये तुम्हारा खेत है, अब सीधी सी बात है भाई, ज्यादा बरसात होगी तो पेड़ पौधे ज्यादा उगेंगे। तो मेरे भाई क्या करेंगे, मेरे भाई ये तुम्हारा खेत है, इसमें पेड़ पौधे उगे, तो भाई सबको पहले तो काटेंगे, फिर मेरे भाई इसमें क्या करेंगे, इसमें खेती करेंगे, फिर 2-4 सालों के लिए फिर इसको छोड़ देंगे, ठीक है। फिर मेरे भाई दूसरी जगह पर जाएंगे, पेड़ों काटेंगे, खेती करेंगे, अतरे इतने यहाँ पर दूसरे पेड़ उग जाएंगे, ठीक है। तो मेरे भाई अब सीधी सी बात है भाई, वर्षा वनों में वनस्पति तो पैदा होगी भाई, बरसात होगी तो उसको तो हम रोक नहीं सकते, ठीक है। इसी तरीके से मेरे भाई एक झूम खेती होती है, ठीक है, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जानते हैं उसको, ठीक है। तो आप तो कुछ भी याद मत रखो, कर्तन दहन प्रणाली याद रख लो। दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? भाई वोट तो शक्ति का मात्रक होता है, जूल कार्य का, न्यूटन बल का होता है, ठीक है। न्यूटन तो बल का होता है, जूल मेरे भाई कार्य का होता है,
वोट मेरे भाई शक्ति का होता है, तो दूरी का मात्रक क्या हो गया, प्रकाश वर्ष हो गया। ऑप्शन नंबर 2। आपने सुना होगा कि भाई सूर्य जो है पृथ्वी से इतनी प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे भाई प्रकाश वर्ष इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। एक मेरे भाई जो पारसेक है ना, पारसेक, ये भी मेरे भाई दूरी का ही इकाई है, ठीक है। पारसेक भी किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है भाई आपका पारसेक। क्लियर है। अगला सवाल देखिए, मणिमेखलई महाकाव्य निम्नलिखित में से किसकी कहानी का वर्णन करता है। मणिमेखलई महाकाव्य किसकी कहानी का वर्णन करता है। सभी बच्चे आंसर करने का प्रयास करो भाई, सारे के सारे, ठीक है। बताइए मेरे भाई, मणिमेखलई जो आपका उपन्यास है वो किसकी कहानी का वर्णन करता है। तो आप क्या बोलोगे, केवलन और माधवी की बेटी का। किसका मेरे भाई, केवलन और माधवी की बेटी, इसका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। भाई बहुत सारे ऐसे कंजूस बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया। मेरे भाई सारे के सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज, ठीक है। अगला सवाल है भाई, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। सर ये काम तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। और कब हुआ था मेरे भाई, तो आप क्या बोलोगे, सर ये काम तो हुआ था 1988-89 में, ठीक है भाई। तो 1988 इसका क्या होगा, राइट आंसर, ठीक है। तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान देने की जो उम्र है उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 साल कर दिया 1988, ठीक है। चुनाव आयोग आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। ये भाग नंबर 15 में है, भाग नंबर 15 में है। और मेरे भाई अनुच्छेद नंबर 324 में, किसमें भाई, अनुच्छेद नंबर 324 में, ठीक है। अगला सवाल देखिए, किस ओलंपिक खेल में भारत ने स्वर्ण पदक नहीं जीता। भाई ये तो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और गारंटी है मेरे भाई ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है, गारंटी है भाई, ठीक है। गारंटी है कि आने वाली शिफ्टों में ये सवाल एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, क्योंकि मेरे भाई ओलंपिक खेलों से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो मेरे भाई देखो सर 1928, 32 और 48 तीनों में मेरे भाई जो भारत की हॉकी टीम है ना, भारत की जो हॉकी टीम है इसने गोल्ड मेडल जीते थे। लेकिन सर 1960 में हमने कोई गोल्ड मेडल नहीं जीता। इसका राइट आंसर क्या होगा, 1960 हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हो भाई, इतना आसान सवाल। भाई 1956 से लेकर 1961 तक ये पंचवर्षीय योजना चली थी। पीसी महालनोबिस मॉडल पर ये आधारित, ठीक है, पीसी महालनोबिस मॉडल पर ये आधारित थी। और मेरे भाई उद्योग धंधों पर जोर दिया था। किस पर मेरे भाई, उद्योग धंधों पर जोर दिया था। और पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर दिया था, ठीक है। तो दूसरी का राइट आंसर को उद्योग, ठीक है। आपके ये जो भी बड़े बड़े इस्पात संयंत्र जैसे कि राउरकेला हो गया, भिलाई हो गया, इन सब की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही हुई थी। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया खालिस्तान के द्वारा प्रकाशित रचना है, ठीक है। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। सभी बच्चे आंसर करने का प्रयास करो, ठीक है। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसकी पुस्तक का नाम है, सभी बच्चे आंसर करो, ठीक है। तो क्या ये क्वेश्चन भी मैं भाई आप लोगों के लिए छोड़ सकता हूं क्या, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूं भाई कमेंट में, या तो देखो आप कमेंट में आंसर दे देना, या फिर मेरे भाई मैं ही बता देता हूं कि जेम्स मील इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। जेम्स मील इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल आपके सामने है, राजा राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम खालिस्तान वंश से संबंधित, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए भाई, ठीक है, क्योंकि ये तो मैंने अभी आपको डेली करवाता हूँ, ये मैंने कल भी करवाया था, ये मैंने परसों भी करवाया था, ये सवाल मैं डेली करवाता हूँ आपको, ठीक है। तो राजा राजा प्रथम और राजेंद्र प्रथम, जिसने मेरे भाई आपके किसकी स्थापना की थी, बृहदेश्वर मंदिर की, किसकी मेरे भाई, बृहदेश्वर मंदिर की स्थापना इन्होंने की थी, ठीक है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब तो बता दोगे भाई, ठीक है, अब तो बता ही दोगे, ज्यादा भी नहीं तो इतना बता दिया मैंने। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कथकली शास्त्रीय नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार है, ठीक है। कथकली का कलाकार आपसे पूछा है भाई, कथकली का कलाकार सुनंदा नायर, पंकज चरणदास, गोपीनाथ राजा रेड्डी। तो मेरे भाई आप सभी को पता है कथकली कलाकार गुरु गोपीनाथ राइट आंसर होगा। क्या होगा मेरे भाई, गुरु गोपीनाथ इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा इंजन को शक्ति किससे प्राप्त होती है। पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा इंजन को शक्ति किससे मिलती है। आप बोलोगे रेडियोधर्मी ऊर्जा, ठीक है, रेडियोधर्मी ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो भाई
अगले सवाल पर बढ़ने से पहले मैं आपको फिर बता दूं कि जो भी बच्चा एमटीएस सीजीएल की तैयारी कर रहा है, आप सभी के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके और करंट अफेयर क्वेश्चन लेकर आया हूं। टॉपिक वाइज पीडीएफ भी मिलेगी। सारे के सारे क्वेश्चन 2024 के लेवल के होंगे और गारंटी होगी कि एग्जाम में आपको 40 से 45 नंबर का मैटर हूबहू देखने को मिलेगा। तो भाई ओनली 50 रुपये का ये पीडीएफ है। जिनको भी चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप ये पीडीएफ ले सकते हैं ओनली 50 रुपये में, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं भाई। आप सभी को आपकी एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। तो तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद।